हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल से। कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है? डीसी डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज करते हम? मतलब जो करंट है वो एक सीधी लाइन में ना चलकर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ क्यों फ्लो करता है? आखिर इसका रीजन क्या है? डोंट वरी, इस पूरे चैप्टर में हम इसी क्यू का जवाब ढूंढेंगे और एंड तक आई प्रॉमिस आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर इस ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा क्या खास है। हमने पिछले चैप्टर्स में इतना कुछ डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ा है, सेल्स, बैटरीज सब डीसी थे, तो अचानक से एसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? लेट्स डाइव इनटू द फंडामेंटल्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, यहां डीसी और एसी का जो मेन डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। सोचो, डायरेक्ट करंट यानी डीसी एक वन वे रोड की तरह है। ट्रैफिक हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है और कांस्टेंट स्पीड से। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अब दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ये एक ऐसी रोड है जिसमें ट्रैफिक पहले आगे जाता है, फिर यू टर्न लेके पीछे आता है, फिर आगे जाता है, अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करता रहता है। और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहती। वो एक साइन वेव की तरह जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम ऐसे बदलती रहती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डीसी इज कांस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल व्हाइल एसी कंटिन्यूअसली चेंजेस बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब सवाल उठता है, एसी ही क्यों, डीसी क्यों नहीं? एक जमाने में एक वॉर ऑफ करंट्स छिड़ गई थी थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच। एडिसन डीसी को सपोर्ट कर रहे थे और टेस्ला एसी को। और जैसा कि हम जानते हैं, जीता कौन? एसी। इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसफॉर्मर्स। एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से हम बहुत आसानी से स्टेप अप यानी बढ़ा सकते हैं और स्टेप डाउन यानी घटा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? सोचो, पावर प्लांट से आपके घर तक बिजली लानी है, बहुत लंबा रास्ता है। अगर हम लो वोल्टेज पे भेजेंगे तो रास्ते में ही सारी एनर्जी हीट लॉस I²R में बर्बाद हो जाएगी। एसी के साथ हम क्या करते हैं? वोल्टेज को बहुत हाई स्टेप अप कर देते हैं, जिससे करंट कम हो जाता है और एनर्जी लॉस भी कम हो जाता है। फिर आपके घर के पास आकर उसे वापस सेफ लेवल तक स्टेप डाउन कर देते हैं। सिंपल। इसी एफिशिएंसी के वजह से आज पूरी दुनिया एसी पर चलती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एसीज एबिलिटी टू बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज व्हाई इट वन द करंट वॉर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की कुंडली पर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान से देखिए, V = Vm sin ओमेगा टी। ये एसी वोल्टेज की लाइफ स्टोरी है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो छोटा v है, ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मतलब किसी भी पल, किसी भी टाइम t पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। ये जो Vm है, m फॉर मैक्सिमम, ये है पीक वोल्टेज, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू। इससे ऊपर वोल्टेज नहीं जाएगा। और ये साइन ओमेगा टी क्या कर रहा है? यही तो एसी को एसी बना रहा है। यही इसको वेव जैसा नेचर देता है, जो इसे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेट कराता है। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो बताता है कि यह ऑसिलेशन कितनी तेजी से हो रहा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि दिस इक्वेशन मैथमेटिकली डिस्क्राइब्स द साइनसॉइडल नेचर ऑफ एसी वोल्टेज। अब हम इस स्लाइड में यह टॉपिक देखेंगे। ओके, तो हमें एसी वोल्टेज की इक्वेशन समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस एसी वोल्टेज को हम अपने सबसे पुराने, सबसे सिंपल सर्किट कंपोनेंट यानी हमारे दोस्त रेजिस्टर के पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टर इसके साथ कैसा बिहेव करता है। हमारी एनालिसिस एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट से शुरू हो रही है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। एक एसी सोर्स जिसका सिंबल ये सर्कल के अंदर वेव जैसा होता है, उसके साथ एक रेजिस्टर R लगा हुआ है। अब जैसे ही हमें क्लोज लूप दिखता है, हमारे दिमाग की घंटी बजती है, किरचॉफ्स लूप रूल। सिंपल है, जितना वोल्टेज सोर्स दे रहा है उतना ही वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। सोर्स का वोल्टेज क्या है? V = Vm sin ओमेगा टी। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? ओम्स लॉ से IR। तो Vm sin ओमेगा टी = IR। अब यहां से करंट I निकालना है तो R को दूसरी तरफ भेज दो। I = Vm/R sin ओमेगा टी। अब ये जो ब्रैकेट में Vm/R है, ये क्या है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
ये भी तो करंट ही है। ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम IM कहते हैं। तो करंट की फाइनल इक्वेशन क्या बनी? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। देखो, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि यूजिंग ओम्स लॉ वी फाइंड दैट द करंट इन अ रेजिस्टिव सर्किट आल्सो वेरीज साइनोसॉइडली जस्ट लाइक द वोल्टेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जो हमने मैथ्स से निकाला उसको पिक्चर में देखते हैं, ग्राफ में। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इसमें वोल्टेज V और करंट I दोनों की वेव्स हैं। क्या दिख रहा है? ये दोनों वेव्स पक्के दोस्त हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे हैं। जब वोल्टेज 0 होता है, करंट भी 0। जब वोल्टेज अपने पीक पर पहुंचता है, करंट भी अचानक से अपने पीक पर पहुंच जाता है, साथ में ऊपर, साथ में नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इनके बीच कोई आगे पीछे नहीं है। इसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। ये रेजिस्टर का कैरेक्टर है, इसको याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर रेजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स आर परफेक्टली अलाइंड, मीनिंग दे आर इन फेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, RMS वैल्यू। एक बात सोचो, AC करंट एक पूरी साइकिल में जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो क्या आएगा? 0। तो क्या इसका मतलब ये है कि AC से कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होती, बल्ब जलेगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम हमारे एवरेज निकालने के तरीके में है। याद करो, हीटिंग इफेक्ट यानी पावर होता है P = I²R। अब I चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, I का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। इस इफेक्टिव हीट को मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल वैल्यू यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या RMS। सिंपल शब्दों में IRMS वो कांस्टेंट DC करंट है जो उतनी ही हीट पैदा करेगा जितनी हमारा AC करंट कर रहा है। ये AC की काम की वैल्यू है और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, IRMS = IM/√2। बस पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द RMS वैल्यू गिव्स अस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन AC करंट इक्विवेलेंट टू अ DC करंट इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस RMS कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। हम सबके घरों में जो सप्लाई आती है, हम क्या कहते हैं? 220 वोल्ट्स की सप्लाई है। लेकिन ये 220 वोल्ट्स है क्या? ये है उसकी RMS वैल्यू, VRMS। ये उसकी पीक या मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। तो आखिर पीक वोल्टेज है कितना? चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं VRMS = VM/√2। तो VM क्या हो जाएगा? VM = VRMS × √2। चलो 220 को 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिलेगा लगभग 311 वोल्ट्स। यस, इसका मतलब आपके घर के सॉकेट्स में जो वोल्टेज है वो एक्चुअली +311 वोल्ट से -311 वोल्ट्स के बीच में तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। जो 220V हम बोलते हैं वो उसकी इफेक्टिव या RMS वैल्यू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द 220V हाउसहोल्ड सप्लाई इज द RMS वैल्यू एंड द एक्चुअल पीक वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली हायर, अराउंड 311 वोल्ट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, अभी तक तो कहानी सिंपल थी। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे थे। लेकिन आगे जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कोई आगे भागेगा, कोई पीछे रह जाएगा। उनके इस आगे पीछे के रिश्ते को बार बार वेव बनाकर समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल, एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे कहते हैं फेजर्स। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बट एक बार समझ आ गया तो AC सर्किट्स बहुत आसान हो जाएंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये फेजर है क्या चीज? इमेजिन करो एक वेक्टर है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? जितनी हमारी AC क्वांटिटी की पीक वैल्यू है, यानी VM या IM। अब ये वेक्टर ओरिजिन पर फिक्स्ड है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुई उल्टी चल रही हो। किस स्पीड से? हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस घूमते हुए वेक्टर की जो परछाई या प्रोजेक्शन वर्टिकल y एक्सिस पर पड़ेगी, वही उस AC क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू छोटा v या छोटा i होगी। एक चीज जरूर याद रखना, वोल्टेज और करंट एक्चुअल में स्केलर्स हैं, वेक्टर्स नहीं। हम इन रोटेटिंग वेक्टर्स यानी फजर्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके फेज रिलेशनशिप को आसानी से विजुअलाइज करने के लिए करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अ फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर हुज वर्टिकल प्रोजेक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन AC क्वांटिटी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, इस डायग्राम से फेजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखो, दो फेजेस हैं V और I जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं।
अब इनकी वर्टिकल एक्सिस पर परछाई को देखो। जब इन परछाइयों को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो राइट साइड में आपको वो जानी पहचानी साइन वेव्स बनती हुई दिख रही हैं। अब याद करो, रेजिस्टर के केस में क्या था? वोल्टेज और करंट इन फेज थे, पक्के दोस्त। तो उनके फेजेस भी देखो, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, चिपक के साथ साथ घूम रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना है? 0। तो रेजिस्टर का फेजर डायग्राम बनाना सबसे आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द रोटेशन ऑफ फेजर्स जनरेट्स द साइन वेव्स एंड फॉर अ रेजिस्टर द वी एंड आई फेजर्स रोटेट टुगेदर विद 0 फेज डिफरेंस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब रेजिस्टर का चैप्टर क्लोज करते हैं और सर्किट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, इंडक्टर। अब इंडक्टर का नेचर कैसा होता है? थोड़ा जिद्दी। वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट में किसी भी चेंज को अपोज करता है। उसके पास एक तरह का करंट का इनर्शिया होता है। अब सोचिए, हम इस जिद्दी इंडक्टर के पास एक एसी करंट ले जा रहे हैं जो बेचारा हर पल बदल रहा है। क्या लगता है? जबरदस्त झगड़ा होगा इनके बीच। लेट्स एनालाइज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसे रेजिस्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे ही एक इंडक्टर एसी करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है X sub L और इसका फॉर्मूला है X sub L इज इक्वल टू ओमेगा L। इसमें ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और L है इंडक्टेंस। इस फॉर्मूला से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट जितनी तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलेगा हाई फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर उतना ही ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन देगा। इसकी एसआई यूनिट भी ओम ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपोजिशन ऑफ एन इंडक्टर टू एसी करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे तो उस झगड़े का रिजल्ट क्या निकला। ये इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। लेफ्ट साइड के फेजर डायग्राम में देखो, वोल्टेज का फेजर V आगे भाग रहा है और करंट का फेजर I उससे ठीक 90 डिग्रीज यानी π/2 पीछे रह गया है। हम कहते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अब राइट साइड के ग्राफ को देखो, वही कहानी दिख रही है। वोल्टेज की वेव पहले ही अपने पीक पर पहुंच गई और करंट की वेव बेचारी क्वार्टर साइकिल के बाद उसको फॉलो कर रही है। इंडक्टर में करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे चलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर इंडक्टर द करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्रीज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, 2 कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कंपोनेंट पर, कैपेसिटर। डीसी सर्किट्स में हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर पहले चार्ज होता है और फिर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, रास्ता बंद। लेकिन एसी के साथ क्या होगा? एसी तो हर पल डायरेक्शन बदल रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चार्ज होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप कैसा होगा? चलिए एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट को स्टडी करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बिल्कुल इंडक्टर की तरह कैपेसिटर भी एसी करंट को एक ऑपोजिशन ऑफर करता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है XC और इसका फॉर्मूला देखो, XC इज इक्वल टू 1/ωc। ध्यान दो, ये फॉर्मूला इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम ऑपोजिशन होगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कैपेसिटर आराम से पास होने देता है और डीसी के लिए जहां फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होती है, रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है और इसीलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसकी एसआई यूनिट भी ओम ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन फ्रॉम अ कैपेसिटर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और इसका रिजल्ट इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड के फेजर डायग्राम में इस बार करंट का फेजर I वोल्टेज के फेजर V से 90 डिग्रीज यानी π/2 आगे निकल गया है। हम कहते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज। और राइट साइड के ग्राफ में भी वही चीज दिख रही है। करंट की वेव वोल्टेज की वेव से क्वार्टर साइकिल पहले ही अपने पीक पर पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले करंट फ्लो करता है प्लेट्स तक, तब जाकर उन पर चार्ज और वोल्टेज बिल्डअप होता है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है एक वर्ड, सिविल। C फॉर कैपेसिटर, I करंट लीड्स V वोल्टेज और इंडक्टर में V लीड्स I। बस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर कैपेसिटर द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके बच्चों, अब तक हमने तीनों कैरेक्टर्स रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से अलग अलग मुलाकात कर ली। रेजिस्टर जो इन फेज रहता है,
इंडक्टर जो करंट को पीछे धकेलता है, कैपेसिटर जो करंट को आगे खींचता है। अब वक्त आ गया है इस चैप्टर के मेन इवेंट का, जब हम इन तीनों को एक साथ एक ही सीरीज सर्किट में डाल देंगे, दी LCR सर्किट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, आपको एक LCR सीरीज सर्किट दिख रहा है। एक AC सोर्स है और उसके साथ लाइन में लगे हैं L, C और R। अब क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, इसका गोल्डन रूल क्या है? करंट सब में सेम रहेगा। जो करंट इंडक्टर से गुजरेगा वही कैपेसिटर से और वही रेजिस्टर से। लेकिन वोल्टेज का क्या? हम जानते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स का वोल्टेज के साथ अलग अलग रिश्ता है, तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग फेज में होगा। यही इस सर्किट की कहानी का ट्विस्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द करंट इज द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच हैज अ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद दैट करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल शुरू हो गया है। रस्सी है हमारा करंट, एक तरफ से इंडक्टर उसको पीछे खींच रहा है, कह रहा है लैग करो। दूसरी तरफ से कैपेसिटर उसको आगे खींच रहा है, कह रहा है लीड करो। तो जीतेगा कौन? क्या करंट इंडक्टर की बात मानेगा और लैग करेगा, या कैपेसिटर की बात मानेगा और लीड करेगा? या फिर कुछ ऐसा होगा कि दोनों की ताकत बराबर हो जाए और करंट बेचारे रजिस्टर की तरह इन फेज हो जाए? इस सस्पेंस का जवाब हम ढूंढेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द LCR सर्किट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैगिंग इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर एंड द लीडिंग इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर, एंड वी नीड टू डिटरमिन द फाइनल आउटकम। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक क्विक 1 मिनट का रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, AC पावर ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट है क्योंकि ट्रांसफार्मर्स इसका वोल्टेज आसानी से बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं साथ साथ। पॉइंट नंबर 3, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 लैग करता है यानी पीछे रहता है। पॉइंट नंबर 4, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से π/2 लीड करता है यानी आगे रहता है। इसके लिए सिविल याद रखना। और पॉइंट नंबर 5, इन सभी फेज डिफरेंसेस को आसानी से विजुलाइज करने के लिए हम फेजेस का यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वीव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ AC, इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स बिहेवियर विद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स R, L एंड C। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।